यूपी टेट की परीक्षा में संस्कृत भाषा से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑप्शनल रहता है, लेकिन जब हम बात करते हैं सुपर टेट की तो यहाँ पर कंपलसरी है 10 क्वेश्चन आपको संस्कृत से हल करने ही होंगे। ये हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और ये क्लास यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए यूजफुल है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जिस तरीके से आपका पेपर आता है सेम पैटर्न पर हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और अगर आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं इस तरीके से हम आपको 30 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। इन्हीं 30 प्रैक्टिस सेट में आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो द्विगु समास कब होता है? जब संख्यावाची हो। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कि कारक चिन्ह का लोप वहां पर होता है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर में आपका समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के लिए चंद्रशेखर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। गजा, हस्ती, करी, गिरि। गजा और हस्ती और करी ये तीनों ही हाथी के पर्यायवाची हैं। गिरि जो है ये पर्वत का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। उद्गम का विलोम क्या होगा? अस्तम, सेवका, दुर्गंधा, पतनम। काउंट करते चलिएगा कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर गलत हो रहे हैं, है ना। सही वाला तो अपने आप निकल आएगा, गलत क्वेश्चंस को काउंट करिएगा और अच्छे से आप समझते हुए चलिएगा। उद्गम का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अस्तम हो जाएगा, उद्गम और अस्त। अगला है, परितः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर, है ना। अभिता, परिता, समयायिक, साहा, प्रत्योप। इसके मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम हमेशा परिता मतलब चारों ओर और यहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं? हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुच के योग में कौन सी विभक्ति होगी? जहाँ पर रुचि की बात कही जाए, जैसे कहा जाता है कि लड़के या बच्चे को जो लड्डू होता है वो पसंद है या कुछ उसको खाने में उसको किसी भी प्रकार की कोई रुचि है, तो रुचि के अर्थ में यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी संस्कृत के अंतर्गत रुचि की बात आए तो वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सूत्र कहता है रुच्यार्थानाम प्रियमाण। ये सूत्र है जिसके अनुसार धातु और रुच के समान अर्थ वाली वस्तुओं के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छठा प्रश्न है, रात का पर्यायवाची क्या होगा? रात्रि, विबुधा, भार्या, हाथ। क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न जो है, भार्या जो है ये पत्नी का पर्यायवाची होता है और रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रात्रि। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्यय शब्द कौन सा है? सनह, बहि, बिना या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 7, अव्यय शब्द होते क्या हैं? जिन पर लिंग, वचन, रूप किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वही कहलाते हैं अव्यय शब्द। और 7वें प्रश्न में ये सभी जो हैं अव्यय शब्द ही हैं, तो तीनों ही हैं, सनह, बहि और यहाँ पर बिना, ये तीनों ही अव्यय शब्द हैं। तो आंसर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, प्रत्येका में कौन सी संधि होगी? प्रत्येका में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। प्रत्येक का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो मिलता है प्रतिधन 1। यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। कस्मातः किस विभक्ति वचन का रूप है? कस्मात ये जो है किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो ये किम के जब आप रूप पढ़ेंगे पुल्लिंग में तो प्रथमा में होता है कह, द्वितीया यानी द्विवचन में होता है कौ, ठीक है, द्वितीया नहीं द्विवचन में कह, कौ, के, कम, कौ, कान। तृतीया में हो जाएगा केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी में होगा कस्मई, काभ्याम, केभ्या। पंचमी में होगा कस्मात, तो यहाँ पर कस्मात ही दिया गया है। पंचमी एक वचन का ये रूप है कस्मात, ठीक है। पंचमी एक वचन में कस्मात, पंचमी द्विवचन में काभ्याम और फिर केभ्या, फिर कस्य, कयो, केसाम, कस्मिन, कयो, केस। ऐसे रूप चलते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। खा का उच्चार स्थान क्या होगा? तो आप सूत्र पढ़ते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी का, खा, गा, गा, अंगा जितने होते हैं का वर्ग के अंतर्गत उन सब का उच्चार स्थान क्या होगा? कंठ से होगा। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? नव, सप्त, पंच या फिर एकादश। यानी यहाँ पर ये जो ऑप्शन है कहा जा रहा है 9 प्रकार के, 7 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 11 प्रकार के। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर चला जाएगा 11 प्रकार अर्थात एकादशा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। वो होते कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। टोटल 11 होते हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा
बाह्य प्रयत्न का प्रकार नहीं है, तो 3 ऑप्शन बाह्य प्रयत्न के दे देगा और 1 आभ्यंतर प्रयत्न के दे देगा। तो आपको सभी याद होने चाहिए। वृद्धि संधि का विधायक सूत्र क्या होगा? वृद्धिदा रेच, वृद्धिरेच, पूर्ण खरा या फिर आद गुणा। तो आद गुणा गुण स्वर संधि का होता है और यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा वृद्धिरेच। ठीक है, वृद्धिरेच जो है ये वृद्धि संधि का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? कर्ता, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सही जवाब क्या होगा? देखिएगा, जब हम बात करते हैं कारक और संस्कृत में, तो संस्कृत में कारकों की जब हम बात करते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। यहाँ पर संबंध जो है ये कारक के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है अधिकरण में विभक्ति होती है। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है षष्ठी, सप्तमी, पंचमी, तृतीया। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकरण में पर होता है और यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा में पर में क्या हो जाएगा? अधिकरण में हमेशा आप देखेंगे तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। में पर जो है ये आपका सप्तमी में प्रयोग होता है। सह पादेन खंजः अस्ति, इस वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र क्या होगा? इसके पहले वाली क्लास में भी इस तरीके का एक हमने आपको क्वेश्चन कराया था और बताया था जब भी किसी प्रकार का कोई विकार हो शारीरिक संबंधित, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? ये नांग विकारा हो जाएगा। ठीक है, रुचि के अर्थ में आपका होता है जैसे किसी बच्चे को कुछ खाना पसंद है तो उस संबंध में हम रुच्यार्थानाम प्रियमाण सूत्र लगाते हैं। और यहाँ पर जब भी कोई विकार हो, पैर से लंगड़ा हो, सुनने में किसी को दिक्कत हो, बहरा हो, गूंगा हो, तो येनांग विकार सूत्र यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उभय पद प्रधानों का समासा, यानी जहां पर दोनों पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। 16वें प्रश्न की बात करें, जब दोनों ही पद प्रधान हो तो वहां पर हो जाता है द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, दिन रात, ये इसके उदाहरण हैं। राजपुरुष पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 17, राजपुरुष। देखिए, समास का जवाब विग्रह कर रहे हैं और विग्रह करते समय उत्तर पद की प्रधानता हो और पहला पद विशेषण हो तो वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है, कारक चिन्ह का लोप। तो आप जानते हैं यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विगु समास में संख्यावाची होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 2, 3 या फिर 4 या फिर कोई नहीं। 18वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा। संस्कृत में जब बात आती है पुरुषों की तो प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है, प्रथम पुरुष में वह, वे और वो आ जाते हैं, मध्यम में तुम और आप आ जाएगा, उत्तम में मैं और हम आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 पुरुष होते हैं, ध्यान रखिएगा। नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। देखिए, यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से याद करना। संख्या वाला क्वेश्चन, शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, नदी शब्द के रूप आपको याद होने चाहिए। अब नदी शब्द के रूप कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है, एकदम से सारे मत याद करिए। डेली अगर आप एक शब्द रूप याद करेंगे और एक धातु रूप तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। नदी का कैसे चलता है? नदी, नद्यो, नद्याः, नदीम, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्यो, नदीनां, नद्याम, नद्यो, नदीस्, हे नदी, हे नदो, हे नद्यः। ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? नद्यः दिया है, तो ये बहुवचन है। किसके अंतर्गत बहुवचन आएगा? तो ये प्रथमा बहुवचन है, जैसे हमने आपको पहले ही पढ़ करके बताया। नदी, नद्यो, नद्यः, अर्थात प्रथमा बहुवचन के अंतर्गत ये नद्यः हो जाएगा। कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बहुभूति हैं, बाणभट्ट हैं, भास हैं, श्रीहर्ष हैं। कादम्बरी जो है इसके रचनाकार का जब आता है नाम तो इसके बारे में पहले भी हमने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुभूति की बात करें तो उत्तर रामचरितम जो है इनकी है, दूत वाक्यम जो है भास की है और रत्नावली श्रीहर्ष की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? चटकः, वकः, कपोतः, काकः। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 में आपका सही जवाब हो जाएगा चटकः मतलब होता है चिड़िया, वकः मतलब होता है बगुला, कपोतः मतलब होता है कबूतर, काकः मतलब होता है कौवा। तो 21वें प्रश्न में आपका हो जाएगा वकः। वकः मतलब बगुला।
माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14, 16, 12 या फिर 24? क्वेश्चन नंबर 22। कोशिश करेंगे अगली क्लास में और अधिक क्वेश्चन कराएं। हमको लग रहा है 30 क्वेश्चन मुश्किल से 12 से 15 मिनट की वीडियो में हो जा रहा है। देखिए शुरुआत है, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। एकदम से आपको सारे क्वेश्चन हम कठिन नहीं कराएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस की कठिनाई का स्तर भी बढ़ेगा और ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है। हरि शब्द का रूप आपको आता है तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा। हरि शब्द का रूप कैसे याद करेंगे? तो हरि, हरिम, हरिणा, हरयो। ठीक है, सारे या तो आप एक वचन वाले याद कर लीजिए या फिर आप सारे इस तरीके से कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीया वाले याद कर लीजिए, जिस तरीके से आपको आसानी रहे। जैसे हमने याद किया, एक वचन में हमने आपको सभी सुनाया, हरि, हरिम, हरिणा, हरे, 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 हरो, हे, हरे। द्विवचन कैसे याद करेंगे? हरि, हरि, हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरिभ्याम 3 बार एक ही है, फिर 2 बार हर्यो, हर्यो, हे हरि, याद हो गया द्विवचन का। बहुवचन का हरया, हरीन, हरिभि, हरिभ्या, हरिभ्या, हरिणाम, हरिसु, हे हरया। आपसे पूछ रहा है सप्तमी एक वचन का, तो सप्तमी एक वचन में हो जाएगा हरो, हरो होगा। ये हरो भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। आपका यहाँ पर 23 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरो, हरियो, हरिसु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मुख्य वेद हैं 4, उनकी संख्या है 4। बाण भट्ट द्वारा रचित गीत काव्य कौन सा है? चंडी शतकम, गीत गोविंदम, देवी शतकम, सूर्य शतकम। क्वेश्चन नंबर 25। चंडी शतकम जो है ये बाण भट्ट का है, गीत गोविंदम जो है जयदेव का है, देवी शतकम जो है आनंदवर्धन का है, सूर्य शतकम जो है ये मयूर भट्ट का है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी, सरयू नदी, गंगा नदी या फिर बेतवा नदी? प्रश्न संख्या 26। अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो ये सरयू नदी के किनारे है, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 20, 22, 23 या फिर 24? संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27। तो 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, इनकी कुल संख्या 22 होती है। कौन कौन से? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, आदि, अपि, अति, सु, उत, अपि, अभि, अपि नहीं अभि, प्रति, परि, उप। तो ये इस प्रकार से टोटल 22 इनकी संख्या हो जाती है। विशेषण और जहाँ पर विशेष हो वहाँ पर कौन सा समास होगा? जहाँ पर विशेषता बताई जा रही हो तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीता फलम खादति, ये कैसा वाक्य है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, दोनों है या फिर कोई नहीं? देखिए जिस वाक्य में मुख्य रूप से कर्ता की प्रधानता होती है उनको हम क्या कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं। तो कर्ता की प्रधानता किसमें है? ठीक है, सीता फलम खदति, तो यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि कर्ता की प्रधानता है, इस वजह से। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के अर्थ में अपादाने पंचमी हो जाता है, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इन 30 प्रश्नों में आपका क्या कुछ स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। छोटी सी ये वीडियो है 12 से 13 मिनट की, कम समय में बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट में कराया जा रहा है। 10 तारीख से आपकी और क्लासेज होंगी स्टार्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।